नमस्कार, मैं पंकज सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं पंचायती खबर। साथियों, हम फिलहाल मौजूद हैं झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के गांव लोयल में और आपको बता दें आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के अंदर 22 साल नौकरी की और नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने प्रकृति को चुना और प्रकृति से लगाव की और प्रकृति के साथ नवाचार करने की, कृषि में नवाचार करने की इन्होंने एक किसानों के लिए व बाकी आमदन के लिए एक मिसाल पेश की है। हमारे साथ बीएसएफ के रिटायर्ड हेड कांस्टेबल नरेंद्र काजला जी हैं, जिनसे जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने कृषि के अंदर नवाचार किया। नरेंद्र काजला, मैंने सर 8 साल से, मैं पिछले 8 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा था, तो उसमें मुझे काफ़ी फ़ायदे हुए। खाने में अच्छी उसका टेस्ट है और सब्ज़ी वगैरह भी मैं ऑर्गेनिक लगाता हूँ। तरबूज भी मैंने ऑर्गेनिक लगाए और पीले तरबूजों का भी मैंने फर्स्ट में इधर किया था, अब तो आ गया इधर बीज। मैं उस टाइम साउथ से पीले तरबूज का बीज मंगा के मैंने इधर लगाए थे जी। अब मैं रिटायर आने के बाद में मैंने सोचा कि मैं तो ऑर्गेनिक करूँगा, लेकिन मेरी जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उसको मैं ऑर्गेनिक की तरफ कैसे ले जाऊँ, क्योंकि वो तो पढ़े, अब आज की जनरेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो मैंने चंदन के पेड़ लगा दिए। अब मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि चंदन सिर्फ ऑर्गेनिक में ही होगा, इसमें यूरिया मत डाल देना, ये ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि उनको भी ऑर्गेनिक की तरफ लाना। ऑर्गेनिक फसल, इसमें वो कुछ भी लगाएं, साथ में सब्जी लगाएं, फसल लगाएं, तो वो ऑर्गेनिक लगाएंगे तो वो खाएंगे और उसका उनको फ़ायदा होगा। और यूरिया से नस्लें ख़राब हो रही हैं। अब चंदन का मेरा मोटिव ये था कि और तो मैं रिटायर आ गया तो कुछ ना कुछ प्रकृति से जुड़ने के लिए मुझे पेड़ पौधे लगाने थे, तो मैंने चंदन को चुना कि चंदन से हमारी आमदनी भी होगी और लोग पेड़ों को काट रहे हैं तो उससे बारिश भी कम हो रही है, तो बरसात का भी इससे फ़र्क पड़ेगा, बारिश का फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ये एक चंदन का पेड़ है जो जंगलों में होता है और वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है साउथ में, तो उसी को दिमाग में लाते हुए मैंने ये चंदन का पेड़ चुना और इससे 12 से 15 साल के अंदर ये तैयार हो जाएगा और उसमें हमारे को अच्छी ये करोड़ों में आमदनी देगा। अब वो तो आगे का समय है कि क्या कितना उस टाइम में क्या बिकता है, क्या होता है, लेकिन मेन मकसद मेरा यही है। और इसमें मैंने और भी बहुत से 600 पेड़ के करीब मैंने लगा कितने रखे। प्रकार के आपने यहाँ पौधे लगा रखे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें सर मैंने कम से कम 10 से 15 प्रकार के पौधे लगा रखे हैं, जिसमें 5-7 तो मैंने फ्रूट लगा रखे हैं, जैसे चीकू है, आम है, नींबू है, मौसमी है, आंवला है, अंगूर है और इमली है। उसके बाद लकड़ी वाले मैंने सर चंदन है, अफ्रीकन मोंगनी है, सागवान है, आड़ू नीम है, ये सब मैंने लकड़ी के लिए लगाए हैं। नहीं नरेंद्र जी, एक बात बताइए कि आजकल अपन देखते हैं कि जो सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, उसमें बहुत ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो भी फैल रही हैं। तो आपको ये कहाँ से ये सुझाव आया, आइडिया आया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ा जाए? सर एक्चुअली तो मेरे को जो ऑर्गेनिक का आया, तो मैं ड्यूटी के दौरान साउथ अफ्रीका में कांगो देश में मैं गया था, वहाँ 2 साल में नौकरी करके आया। तो वहाँ पे हमने जो लोकल टमाटर, उनके टमाटर वहाँ पे क्या है, दवाई ये यूरिया की दुकानें ही नहीं है, बीज भंडार ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो लोग टमाटर खाली ऐसे ही बीज फेंकते हैं और उनके टमाटर उगते हैं, तो वो हमने, बाकी तो हमारे कैंप के अंदर ही सारी चीज़ें बन जाती थी। तो कुछ चीज़ हम बाहर घूमते थे, ड्यूटी करते थे, तो उनके टमाटर एक दिन मैंने गलती से टेस्ट कर लिया और मुझे एक अलग ही उसमें टेस्ट आया। तो उसको देख के मैंने आके इधर मेरा ऑर्गेनिक लगाया और हर फसल मैंने लगा के ऑर्गेनिक, और उसको टेस्ट किया तो उसके अंदर मुझे अच्छा टेस्ट लगा और उससे फ़ायदे भी हुए। आज हम जो मैंने पहले मेरा टेस्ट करवाया था, उसमें मेरी जो क्षमता होती है, जो इसकी इम्यूनिटी पावर में, उसमें भी मुझे फ़र्क मिला। 2-3 साल जब मैंने ऑर्गेनिक खाया तो इम्यूनिटी पावर मेरी उसमें अच्छा रिजल्ट आया। और मैं यही कहूँगा कि सभी किसान भाइयों से कि वो ऑर्गेनिक पे काम करें
और उनको इससे दो फायदे होंगे। एक तो उनका पैसा खर्च नहीं होगा बिना मतलब का, कि यूरिया डालते हैं। अब यूरिया का कोई लिमिट नहीं है कि पौधे में कितनी हमको यूरिया चाहिए, वो तो किसी के पास मापदंड है नहीं। तो हम तो लाते हैं इकट्ठा और डाल देते हैं दबा के। लेकिन वो पौधे को तो हम पूछते नहीं कि तेरे को कितनी चाहिए खाद। गोबर की खाद जितनी हम डालेंगे वो अपने आप पौधा उतनी ले लेगा, और बाकी वो अगर खेत में भी रहेगी तो वो फायदा करेगी। यूरिया वो खेत को सख्त बनाएगी। तो खाद वगैरह सब आप ही बनाते हैं? हम खुद अपनी खाद बनाते हैं सर, केचुआ खाद बनाते हैं, उसके बाद पंचामृत बनाते हैं, गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और बरगद के नीचे की मिट्टी, इनको पाँचों चीज़ का घोल बना के और हम हर 7 दिन 8 दिन में पौधों में देते रहते हैं, जिससे हमारे पौधे भी स्वस्थ हैं और हम भी स्वस्थ हैं। नरेंद्र जी, अभी देख रहे हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो पौधों को भी जिस प्रकार से इंसानों को सर्दी लगती है, पौधों को भी सर्दी लगती है, तो उसको लेकर के क्या आप उपाय करते हैं? सर, पौधों को सर्दी लगती है, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। पौधों को सर्दी लगती है और मैं इनको अपना बच्चा मानता हूँ, तो मैंने अपने बच्चे को जैसे टोपी पहनाता हूँ वैसे मैंने इनके लिए टोपी बनाई है, ये देख सकते हैं आप। और इनको कम से कम 5 दिन बैठ के मैंने टोपी बनाई और इनको पहनाई है। अब इससे सर्दी में भी इनको बचाव मिलेगा और वैसे भी ये इधर उधर भी नहीं भागेगी, क्योंकि इसके अंदर डल गई पूरी तरह। तो ये लोग अपनी बना सकते हैं, क्योंकि ये मिलती तो है नहीं कहीं बाजार में सर, ये बनाना ही पड़ता है अपने। जी, आपने बनाई है। और इनकी सिंचाई के लिए किस प्रकार से क्या व्यवस्था, जैसा हम देख सकते हैं कि आपने ड्रॉप जो विधि है उसका उपयोग करेगा, थोड़ा इसके बारे में बताएं हमें। ये सर ड्रिप इरिगेशन है, जो अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जब लगवाई थी 3-4 साल पहले, उस टाइम इस पे अच्छी सब्सिडी 75% सब्सिडी मिलती थी सरकार तो, हाँ, तो 5 बीघा का ये 30,000 रुपये का मेरे को खर्चा हुआ। और अभी जो पौधे मैंने लगाए इसमें मेरे को 60,000 रुपये इसमें लगे मेरे को। तो इसका क्या फ़ायदा है कुछ? ड्रिप इरिगेशन का सर पानी का बचाव है। आने वाले समय में हमको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, तो इससे पानी में बचाव है। दूसरा, हमारे को बार बार परेशान नहीं होना पड़ता लगाने के लिए, लाइन लगाने के लिए या इसमें अलग अलग पानी देने के लिए। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली सुचारू रूप से सिंचाई देती है।